तो जय हिंद जीडी वाले, चलिए आइए आज चलते हैं हम लोग मैथ की ओर। फिर से मैथ का 12वां वीडियो है, ठीक है। और अभी जो जैसा कि आप लोग का एग्जाम होने वाला है बहुत जल्द, तो अभी पिछला साल वाला जितना क्वेश्चन हो सके उतना अभ्यास कीजिए दबा के, ठीक है। क्योंकि यही काम आएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। अभ्यास करने के लिए पिछला साल के क्वेश्चन से बेहतर कोई नहीं हो सकता, कुछ नहीं। तो इसी के चलते हम लाए हैं आपके लिए यहाँ पर 1 मार्च 2024 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन, बेस क्वेश्चन जो होता है मैथ का, सभी के सभी यहाँ पर लाए हूबहू, ठीक है। और चलिए देखते हैं कि इसको एग्जाम हॉल में कैसे सोल्व करना है, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि एग्जाम हॉल में कैसे जल्दी सोल्व करें। मैथ में सबसे ज़्यादा स्पीड ही मायने रखता है, ठीक है। यदि आपको सही अप्रोच नहीं है मालूम, तो ऐसा ऐसा आता है मैथ जिसमें 5 मिनट भी लग जाएगा लेकिन उसका सही आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसीलिए सही अप्रोच के साथ एग्जाम हम यहाँ पर वही अप्रोच बताएंगे जो आपको एग्जाम हॉल में काम आएगा, ठीक है। नहीं तो मैथ तो सबको आता है लेकिन एग्जाम हॉल में जाकर बहुत आदमी से मैथ बनता ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। पहले आप अपना से कीजिएगा इसको और फिर हमारा सोल्यूशन देखिएगा रोक के, तब आपको ज़्यादा इस तरह और ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। दीपक ने उत्पाद ए खरीदा, एक उत्पाद खरीदा ए, ठीक है, और उसे क्रय मूल्य से 22% अधिक मूल्य पर अंकित किया, ठीक है। और अंत में वह 15% की छूट पर बेच दिया। तो लाभ या हानि परसेंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सही कुछ भी मानने का जरूरत नहीं है, सीपीयू पे सीधा इतना समझिए कोई सामान था, इसका मूल्य में एक बार 22% के इंक्रीज किया और एक बार 15% जो है घटा दिया। तो कितना इफेक्ट आया, तो इफेक्टिव रेट देखिए सक्सेसिव है। तो ये जो सूत्रवा होता है a+b+ab/स है, इसी पर जो है इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। क्योंकि सक्सेसिव एक बार इंक्रीज हुआ है और एक बार डिक्रीज हुआ है। तो ई हो गया ए के जगह पर और हाई हो गया बी के जगह पर। फिर इसके बाद क्या होगा, प्लस, फिर ए बी होगा, तो क्या होगा, कितना होगा 22 गुना -15/100। अब सीधा जो आएगा वो डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए 22 में से घटेगा 15 तक कितना हो जाएगा 7। और देखिए प्लस है इधर माइनस है तो कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसको थोड़ा काटिए, 5×3 = 15 और यहाँ पर 20×5 फिर 2 से कटेगा तो 10, 2 से कटेगा तो 11, 11×3 = 33। तो क्या हो गया 33 और नीचे क्या है 10, तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर, ठीक है। तो 7 में से घटेगा 3.3 तक कितना होगा 3.7। और ये है कौन सी प्लस में, यानी उसको 3.7% का लाभ होगा, तो लाभ होगा तो प्लस होगा यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, ठीक है। एक आदमी ने 10 किलोमीटर की 4 समान दूरियां क्रमशः 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 के, 11 के और 28 के स्पीड से जाता है, ठीक है। तो उसकी औसत गति क्या है। अब यहाँ पर सही अप्रोच नहीं है मालूम, तो आप जो है इसका आंसर निकालते निकालते 3-4 मिनट 5 मिनट भी हो सकता है, फिर भी गलत होने का चांस होता है, ठीक है। तो देखिए इसका सही अप्रोच क्या है। अगर आप मान लीजिए, देखिए औसत होता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी तो यहाँ से चट से निकल जाएगा 10×4, लेकिन समय निकालने में हालत खराब हो जाएगा। यहाँ पर 10 है तो फिर 10 में 7 से भागा दीजिएगा, फिर 10 में 14 से, देखिए ये पूरा का पूरा दशमलव में आएगा, इसीलिए ये अप्रोच ठीक नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा अप्रोच लगेगा। तो देखिए 10 किलोमीटर की 4 समान दूरियां है, 4 को समान दूरी है, ठीक है। तो जब भी एवरेज स्पीड निकलता है तो दूरी जो है कट जाता है, ठीक है, और उसमें भी समान समान है तो जरूर कटेगा। तो इसलिए अपना अपना मन से कोई भी दूरी मान लीजिए, ठीक है। तो वही दूरी मानिए जो इस सब से कट जाए, सबसे, तो सबसे कट जाए और छोटा से छोटा, तो इसका मतलब इसका एलसीएम आपको निकालना है। तो एलसीएम कितना होगा इसका, 7, 14, 21, 28, कोई भी बता सकता है, सिंपल सा 84 होगा इसका एलसीएम, ठीक है। अब 84 और 4 समान दूरियां है तो 4 से गुना होगा यहाँ पर, ये हो गया कौन सी कुल दूरी। अब कुल समय निकालना है, तो एक बार जो है 84 7 के स्पीड से जा रहा है तो कितना समय लगेगा यहाँ पर, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 12 घंटा। फिर एक बार 14 की स्पीड से जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 बार जा रहा है, एक बार 14 से जाएगा, 14 छक 84, फिर एक बार 21 के स्पीड से जाएगा तो 21 चौका 84, फिर एक बार 28 के स्पीड से जाएगा तो 28 तिहाई 84। अब बस निकल जाएगा आराम से, 4 चौका 16, 6 हाथ में 1 और 4 8 32, 1 33, अब बाटा 18, 18 4 22, 22 3 25, 336/25 किलोमीटर पर आवर इसका सीधा राइट आंसर, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देख लीजिए, 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित 35% वर्ष के यहाँ पर 35% प्रति वर्ष की दर से 21,500 रुपए के मूलधन पर कितनी धनराशि उसको मिलेगा, यानी मिश्र धन यहाँ पर आपको निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में सक्सेसिव इंक्रीज होता है, तो सीधा सीधा यहाँ पर जो है डायरेक्ट थी, खुश रहो खुश, तो सीधा यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा 35% के दर से, तो कितना हो जाएगा 135/100, फिर गुना कितना होगा 135/100, 2 साल है इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पर काटिए 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखिए 100 को काटिए, नहीं तो भागा देने में दिक्कत होगा, सिर्फ इतना समझिए यहाँ पर गुना होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो गुना होगा तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए 3 1 4 अब 5 9, यानी 9 का मल्टीपल आंसर में बिल्कुल होगा ही होगा, क्योंकि बाटा में 9 है, ये नहीं है तो 9 तो रहेगा ही रहेगा। तो सिर्फ आपको देखना है 9 का मल्टीपल कौन है। ठीक है, तो देखिए 4 1 5 8 13 13 7 20 8 28 28 5 33, 9 का मल्टीपल नहीं है। 4 1 5 5 8 13 13 7 20 20 5 25 से भी नहीं है। 3 9 12 12 1 13 13 8 21 21 3 24 24 7 31 31 5 36, ये आंसर हो सकता है, इसको भी देखना है। ठीक है, 4 2 6 8 14 14 2 16 16 3 19 19 7 26 26 5 31, यह भी 9 का मल्टीपल नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, यहाँ पर गुना भी करने का जरूरत नहीं पड़ा, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। पी क्यू आर का अनुपात क्रमशः 3:5:8 है, यदि उनका योगफल 400 है तो पी और आर के बीच अंतर क्या है। पी और आर यानी इसका इसका अंतर बताना है, 5 का वैल्यू बताना है, कितना का वैल्यू दिया है, सभी का योग, तो 5 है 3 8 8 16, 16 का वैल्यू कितना दिया है 400, तो 16 दूना 32, 16 25 80, एक का वैल्यू 25, तो 5 के वैल्यू 125, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्स और वाई मिलकर एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 30 दिनों के बाद एक्स काम छोड़ देता है। यदि शेष काम वाई द्वारा 75 दिनों में पूरा किया जाता है, तो एक्स अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब देखिए एक्स और वाई जो है किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। एक्स वाई कितना दिनों में कर सकता है, 60 दिनों में। अब यहाँ पर निकालिए उसी काम को y कितना दिनों में कर सकता है, तभी इसका जो है मिला के काम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिए, 30 दिनों तक काम जो है दोनों आदमी मिलकर करता है, तो जब 60 दिनों में पूरा काम कर रहा है तो 30 दिनों में आधा काम कर देगा कि नहीं, बचा काम कितना, आधा, और आधा काम को शेष वाई 75 दिनों में कर रहा है, तो पूरा काम को वाई कितना दिनों में करेगा, 150 दिनों में आराम से। अब इसका एलसीएम लीजिए। ठीक है, इना की 75 लिख के एलसीएम लीजिएगा तो गलती हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा काम को कर रहा है तो वाई से भी पूरा काम कराइए, तो इतना दिन। अब इफिशियंसी का रेशियो यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 300, तो 60 पच्चे कितना हो जाएगा 300, इसका हो जाएगा कितना 2। तो अब देख लीजिए यहाँ पर कौन सी कर रहा है, y का एफिशिएंसी हो गया 2, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3। तो एक से अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 300 बटा कितना हो जाएगा 3, कटेगा तो क्या होगा 100। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। जॉन एक कार्य को 6 घंटा में पूरा कर सकता है। जॉन जो है, जॉन यहाँ पर 6 घंटा में कर सकता है। ठीक है, अब मार्क उसी काम को कितना घंटा में कर सकता है, 8 घंटों में। दोनों को मिलकर कार्य पूरा करने में कितना समय लगा, तो ये तो साफ सिंपल क्वेश्चन। 24 एलसीएम होगा, 6 चौका 24, 8 तिरका 24, यानी 24/7 इसका 24/7, यानी यहाँ पर 24/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 1 से 19 तक कितनी संयुक्त संख्या है। ठीक है, तो संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, पहले ये बात समझ ले। ठीक है, तो वह संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो उसे हम लोग संयुक्त संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालिए 1 से 19 तक कितना संयुक्त संख्या है। एक होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक का एक एक फैक्टर है।
दो होगा नहीं होगा, क्योंकि एक और दो इसका कितना फैक्टर है, दो ही है। फैक्टर का मतलब होता है वह कौन कौन सा संख्या है जिससे इसमें भागा लग जाए, उस संख्या में उसका फैक्टर होता है, ठीक है। तो इसी तरह तीन भी नहीं होगा, चार जरूर होगा, पांच भी नहीं होगा, आभास संख्या है वो। फिर छह हो जाएगा, सात भी नहीं होगा, आठ हो जाएगा, नौ हो जाएगा, दस हो जाएगा, ग्यारह नहीं होगा, बारह होगा, चौदह होगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, पंद्रह हो जाएगा, सोलह हो जाएगा, सत्रह नहीं होगा, अठारह होगा। बस 19 तक कह रहा है, ठीक है। तो हाँ 18 ही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो कितना होगा इसमें आंसर, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 10। कोई दिक्कत। चलिए। एक मैच में चार बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए औसत रन 61 है, ठीक है। यदि तीन बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन क्रमशः 68 और 31 और 27 है, तो चौथे खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, ठीक है। अच्छा चलिए, चौथा खिलाड़ी अगर सभी का औसत 61 है तो चौथा का भी 61 मान लीजिए, ठीक है। 61 हम मान लिए। तो यहाँ पर 61 उसी समय होगा जब इस सभी का डेविएशन 0 आएगा। तो डेविएशन निकालिए, ये कितना ज्यादा है 61 से, +7। ये तो कम हो गया, कितना कम है, -30 हो गया। ये कितना कम हो गया, -34। कितना कम हो गया ये, -34। अब देखिए डेविएशन इसका कितना आएगा, -23 और -34। तो 4 तीन 7, 3 2 5, -57, यानी -57 घट रहा है, ठीक है। तो यानी ये इसमें जुट जाएगा। तो 61 है -57 कितना होगा, 118। 7 1 8 यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी। कोई दिक्कत। चलिए 9 नंबर देख लीजिए यहाँ पर, ए बी सी का अनुपात दो अनुपात 5:3 है, सी डी का अनुपात 5:2 है। तो ए बी सी और डी का मान क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ए बी सी डी का मान क्या होगा। तो देखिए इसको निकालने का आवश्यकता है ये नहीं है, ए बी सी डी का वैल्यू सी को इक्वल कीजिए फिर उसको कंपेयर कीजिए, वैसा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए आप, ए बी सी का अनुपात 2:5:3 है, यानी जो भी ऑप्शन होगा उसमें जो है एबीसी का अनुपात 2:5:3 होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए हम इसको उठाते हैं। क्या यह 2:5:3 के थी में है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये है, तब 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 25 और 5 तिहाई 15। ये आंसर हो सकता है, अभी आंसर नहीं मारना, अब इसको चेक कीजिए। 5 दूना 10, 5 25, 5 एकम 5, 2 5 1 के है, तो ये आंसर नहीं होगा। 5 दूना 10, 5 25, 5 एकम 5, इहो नहीं होगा बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सीधे राइट आंसर होगा। 100% ऑप्शन बी होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर दो ऑप्शन होता तो फिर इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए, एक संख्या को 25% बढ़ाया जाता है, फिर उसे 25% बढ़ाया जाता है, तो बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि मूल संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो देखिए 2 बार संख्या को बढ़ाया जा रहा है, यानी 25 चौका से 4 से 5, फिर 4 से 5 कर दिया, तो पूरा टोटल कितना हो गया, 16 से 25 हो गया। तो कितना कम किया जाना चाहिए, कितना परसेंट, ताकि मूल संख्या फिर 16 ही हो जाए। तो 25 में कितना कम होगा, 9। अब बाटा 25 पर कम होगा तो गुना 100, तो 25 चौका 100, 9 चौका 36। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर आइए यहाँ पर, 90 मेजों का क्रय मूल्य, ठीक है, एक्स मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 50% है तो एक्स का मान क्या है, सीधा लिखिए यहाँ पर। 90 मेजों का क्रय मूल्य एक्स मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए सीपी रेशियो एसपी निकालिए, तो यहाँ पर सीपी और एसपी होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/90। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर जो है यहाँ पर सीपी अनुपात एसपी का रेशियो अगर मालूम हो जाता है तो आराम से निकल जाएगा। तो सीपी रेशियो एसपी यहाँ से निकलेगा, ठीक है। 50% लाभ हो रहा है, यानी 50 दूना 100, 2 का सामान 3 में बेचा जा रहा है, यानी 2 सीपी हो गया, तो एसपी कितना हो गया, 3। तो बस सीपी रेशियो एसपी का मान यहाँ पर रख दीजिए, 2/3 बराबर x/90। तो कितना हो जाएगा, 30 तिहाई 90 या 30 दूना 60। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, 5
क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 19 है। इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए 5 लगातार विषम संख्या यानी 1 2 3 4 5। तो जब भी लगातार कोई संख्या होता है ना, तो औसत हमेशा उसके बीच वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बीच वाला है ना, है तो बीच वाला का वैल्यू कितना दिया है? 19। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या यानी हेन्ने जाना है आपको, हेन्ने। ठीक है, तो विषम संख्या है तो विषम संख्याओं लगातार लिखा जाता है तो कितना का डिफरेंस रहता है? 2 का रहता है हमेशा। जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 2 का नहीं है। तो इसके 2 का डिफरेंस होगा तो कितना होगा? 21। फिर 21 में 2 का डिफरेंस होगा तो क्या हो जाएगा? 23। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बोडमास आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो पहले का के क्रिया करना है यहाँ पर। 15 में 15 से होगा 225 माइनस 11 छक 66, 66 गुना 12 यहाँ पर करना है। ठीक है, अब प्लस 625 और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 21 चौका 84। ठीक है, यूनिट डिजिट सब में सेम है तो वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए तो कितना हो जाएगा? अगर 225 है माइनस 12 छक 72 हाथ में 7, 12 छक 72 7 79 अब प्लस 5 4 9 और 8 है 10 के 0 हाथ में 1 6 1 7 709 है। ठीक है, और ये कितना है? 792 माइनस में है। ठीक है, तो 225 में से कितना घटेगा? अगर 9 12 में से 9 घटा तो कितना हुआ? 3। और यहाँ पर क्या होगा? 8 83। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर देख लीजिए, अब घटा लीजिए। 5 में से 3 घटेगा तो 2, अब 22 में से 8 घटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 14, यानी 142 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 142। चलिए, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समवर्तक 5 है तो उनका लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुछ नहीं होता है, जो रेशियो होता है ना इसमें हो जाता है गुना। 3 और 4 में गुना होगा तो क्या होगा? 12 और उसको एनसीएफ से गुना कर दीजिए। इसमें 12 5 क्या हो जाएगा? 60। जब भी रेशियो में रहता है तो ऐसा ही उसका एलसीएम निकलता है। ठीक है, चलिए इसके बाद किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है। ठीक है, यदि 22% की छूट पर दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अच्छा, ये विक्रय मूल्य है, छूट के बाद में आता है। ठीक है, तो यानी यह जो है 78% का वैल्यू है। कितना है? 148.2 यहाँ पर। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है? अंकित मूल्य यानी 100% का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, चलिए 6 से काटिएगा तो 13, 6 दूना 12 और 6 चौका 24, 6 सते 42। 13 से भी कटेगा, 13 कम 13 और 13 कम 13 11, 13 नवा 17 से यानी 1900 इसका आंसर हो जाएगा। 100 में गुना होगा 19 से तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? 1900। चलिए 16 नंबर आइए। 63 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इस जो है बिना बनाए इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h होता है कि नहीं? तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 और रेडियस यहाँ पर दिया है कितना? 7 का मल्टीपल यानी 7 7 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? तो 11 रहेगा कि नहीं उस संख्या में, और उसके उससे भी ज्यादा 9 भी रहेगा। तो 11 का मल्टीपल चाहे 9 का मल्टीपल कोई भी चेक कर लीजिए। चलिए 9 का चेक कर लेते हैं। तो 7 और 2 9 9 ये हो सकता है क्योंकि 9 से भागा लग रहा है। 8 3 11 4 15 ये नहीं होगा, और 8 6 14 14 2 16 ये भी नहीं होगा। 7 6 13 7 6 13 और 4 13 और 4 थी 17 ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर? ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगर 9 का मल्टीपल 2 को मिलता तो वहां पर 11 का मल्टीपल चेक करते हैं हम। ठीक है, तो चलिए 750 का 50%, तो इसका 50% क्या होगा बताइए तो? 2 से भागा दे दीजिए, इसमें 2 तिहाई 6 आ 2 7 14 आ 2 5 10 375। ई जो है एम से 25% अधिक है यानी 125/100 है इसके इक्वल टू। ठीक है, तो एम का वैल्यू निकाल लीजिए, सीधे है 3 मरतबे कर जाएगा एक ही बार यहाँ पर। ठीक है, आई एम का वैल्यू हो जाएगा 300। एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 300 का आगे सही इधर आएगा तो गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पर डी। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर 4% प्रति वर्ष की दर से एक धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज धन राशि का 3/5 है, समय अवधि ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो पहले देखिए कितना परसेंट ब्याज उसको मिला। तो 3 ब्याज मिला है कितना पर, 5 पर, तो कितना परसेंट हुआ उसको, 20, 20 60% हुआ। रेट कितना है 4, तो 4 से भागा देंगे यानी कितना समय होगा 15, 15 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 15 इसका समय होगा। ठीक है, तभी तो 15×4 = 60 इंक्रीज होगा। चलिए अनाइस, एक व्यक्ति ने घड़ी इतना में बेचा जिससे उसे 10% की हानि हुई, यानी 90% का वैल्यू कितना दे दिया 450। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, 100% का वैल्यू निकालना है। 0 से 0, 9 पचे 45, 9 पचे 45, अब 5 में 100 में गुना होगा 500, सीधा ही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। यहाँ 2 को कोष्ट है, अच्छा यहाँ भी 1 कोष्ट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। 12×8 = 96, इसको तो पहले करके ना लिख लीजिए। ठीक है, 7 दूना 14, 14 28, ये तो हो गया। अब 28 का 4 है, तो 28 चौका कितना हो जाएगा, चलिए गुना 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब माइनस क्या हो जाएगा 100, कोई दिक्कत। तो 28 चौका 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 4 दूना 8, 3 11, 112 में से 100 घटेगा तो कितना होगा 12। अब 12 12 यहाँ कितना होगा 144। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो यहाँ भी क्वेश्चन जो है पूरा 20 के 20 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका हम रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, और यदि कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत होता है तो उसको भी लिखिएगा कमेंट पर, उस पर हम विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, अभी तो एग्जाम हॉल वाला अप्रोच ही पूरा आपको सिखा रहे हैं, कोई दिक्कत। चलिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।